कल तक हमने पहले प्रश्नावली में सावधि खाता और आवर्ती खाता के बारे में पूरा कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, सावधि खाता और आवर्ती खाता के बाद जो अब आने वाला है वो है कराधान, जिसको हम कहते हैं टैक्सेशन। आपको कराधान यदि बोलेंगे ना तो उतना दिमाग में नहीं आता है क्या के बारे में बात हो रही है, लेकिन यदि आपको बोला जाए केवल टैक्स करके तो सबके नाम आ जाते हैं। हाँ, टैक्स मतलब जो सरकार के द्वारा हमारे इनकम पर एक्स्ट्रा राशि चार्ज किया जाता है उसको हम टैक्स भरते हैं ना। टैक्स आप लोग तो नहीं भरते होंगे, आप लोग भरते होंगे, मैं नहीं भरता। जो अमीर लोग रहते हैं उनका इनकम बहुत ज्यादा रहता है, वो सरकार को क्या देते हैं, टैक्स। तो कितना उनका इनकम है और कितना उनको टैक्स देना पड़ेगा उसी के बारे में आज जानने वाले हो। ठीक है, तो टैक्सेशन को टोटली पढ़ने से पहले आप कुछ बातों को ध्यान दे लो। टैक्स क्वेश्चन के पहले आपको कुछ थ्योरिकल चीजें दिया गया होगा। देखो वहां पर आप खाता खुलवाने जाते हैं तो आपको क्या चीज की जरूरत पड़ती है, पैन कार्ड की। अभी जब जाते हो तो आधार कार्ड के साथ साथ क्या चीज मांगते हैं, पैन कार्ड। पैन कार्ड एक्चुअल में है परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक, तो जो व्यक्ति को खाता खुलवाने से पहले दिया जाता है उस नंबर को खाली स्थान कहा जाता है, ऐसा करके प्रश्न आता है तो उसको कौन सा नंबर कहा जाता है, पैन नंबर या परमानेंट अकाउंट नंबर या स्थायी खाता क्रमांक। ठीक है, एक और आता है टेन नंबर, टेम्पररी अकाउंट नंबर। टेन मतलब TAN, कहीं ना कहीं दिया होगा, देखो वो पेज जो दिखाई दे रहा होगा टैक्सेशन के जस्ट बगल में, प्रश्न के ऊपर जस्ट यहां पे ये दिखाई दिया, परमानेंट अकाउंट नंबर, पेज नंबर 197 के जस्ट नीचे वाला लाइन देखो, पेन नंबर और टेन नंबर दिया होगा, टेम्पररी अकाउंट नंबर और परमानेंट अकाउंट नंबर। पेज नंबर कौन सा, 197। सबको मिला रे? उसके अलावा एक चीज और आपको जो ध्यान देना है वो है वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष कब से कब शुरू होता है, उसी 197 में जस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा यह आयकर किस अवधि के लिए है। देखो दिखाई दे रहा है, उसमें आपको दिया है किसी व्यक्ति, कंपनी या उद्योग को, ध्यान समझो, 1 अप्रैल से 31 मार्च, दो चीजें दिया है। वो खाली स्थान के लिए, खाली स्थान के लायक प्रश्न है। पहला चीज, जो व्यक्ति को पहचान के रूप में दिया जाता है वो कौन सा नंबर कहलाता है, पैन नंबर। 2 प्रकार का नंबर रहेगा, एक पैन और एक टेन। ठीक है, और वित्तीय वर्ष की अवधि 31 मार्च से 1 अप्रैल कि 1 अप्रैल से 31 मार्च है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, वो भी आपका खाली स्थान में आता है। तो दोनों चीजों को आप टिक कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब सुनो, कराधान को हल करने के लिए आपको कौन से क्रम में हल करना है ये चीजें आपको पता होना चाहिए। इसमें हर एक क्रम के बाद एकदम लाइन से क्रम को आपको याद करना ही पड़ेगा। और याद करना क्या है, जब आप 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो उसका क्रम ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा। तो उसमें क्या क्या चीजें आपको मिलेगा, जब कराधान का प्रश्न देख के आपका दिमाग खराब हो जाएगा, अरे इतना बड़ा प्रश्न करके। ये टैक्सेशन का जो प्रश्न है ना बहुत बड़ा रहता है। बड़ा रहने का रीजन ये रहता है कि उसमें कुछ कुछ चीजें ऐसा रहता है जो प्रश्न आपको बनाने के लिए सॉल्व हेल्प करेगा। जो अवधि दिया जाता है 1,50,000 से 2,50,000 तक, ऐसा करके 10%, ये सब चीजें जो आपको मिला है ना वो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा। अब यहाँ पर जब मैं बताऊंगा तो आपको उतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे हल होना है। तो उसके लिए पहले क्रमांक समझना, हम कैसे कैसे हल करने वाले। सबसे शुरुआत में हमको मिलेगा, कोई भी कर्मचारी दिया है उसका हमको प्राप्त करना है वार्षिक आय। सबसे शुरुआत किससे होगा, वार्षिक आय। और आप एक बात बहुत ध्यान दे लेना, वित्तीय वर्ष को बिल्कुल भूलना मत। वित्तीय वर्ष 2013, 14, 15, 16 ऐसा करके दिया रहेगा, प्रश्न में दिया रहेगा, आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो शुरुआत में आप लिखोगे वित्तीय वर्ष इतने में, व्यक्ति, कर्मचारी या नाम दिया रहेगा। सबसे पहला प्रोसेस जो रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा वार्षिक आय।
वार्षिक आय, यहां से शुरुआत होगा। दूसरा जो, अब मान लो कभी कभी ऐसा रहता है वार्षिक आय ना देके वहां पे दिया रहेगा कोई व्यक्ति है जिनका मकान किराया भत्ता छोड़कर मासिक आय 12,000 है, या ये बोल देंगे 15,000 है। कितना मासिक आय, कितना हजार, 15,000। उस स्थिति में आप क्या करोगे? जैसे कि आपको मैंने बोला कि आपको एक माह में 15,000 मिलता है, तो आपको शुरुआत किससे करना है? वार्षिक आय से। तब क्या करोगे आप? 15,000 को किससे गुणा करोगे? 12 से, क्योंकि आपका प्रश्न जो है शुरुआत किससे होना है? वार्षिक आय। क्या बोलो, बात समझ में आ रहा है? मासिक आय यदि दिया है तो आपको उसको किससे गुणा करना पड़ेगा? 12 से। पहला प्रोसेस खत्म। ठीक, दूसरा आएगा आपका दान की गई राशि। दान की गई राशि, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आएगा? पहला तो आएगा आपका वृद्धाश्रम। प्रश्न में यदि ये सब दिया तब की बात है ना। दूसरा आएगा प्रधानमंत्री राहत कोष, प्रधानमंत्री राहत कोष। और तीसरा आएगा अनाथ आश्रम, या प्रश्न में डायरेक्टली बोला जाएगा दान की राशि। अब आप ढूंढते रहोगे दान की गई राशि के अंतर्गत वृद्धाश्रम दिया है कि नहीं, प्रधानमंत्री राहत कोष दिया है कि नहीं, या अनाथ आश्रम दिया है कि नहीं। और क्वेश्चन में दे दिया है क्या? इतना 1000 उन्होंने दान किया। तो आप कहोगे कि सर इनको बस तो लिखवाए थे, ये तो लिखवाए ही नहीं है। तो स्पेशली बोल देगा, कहीं भी दान किया है लेकिन बोल देगा दान की गई राशि इतना है करके, तो भी इसके अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? दान की गई राशि। उसके बाद तीसरा आपको मिलेगा शेष राशि। शेष राशि थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पर समझना है इसको, ठीक है। वार्षिक आय मान लो उनका है 5,000 रुपए, छोटा राशि नहीं लेते हैं, अब इतना भी कम नहीं रहेगा, टेंशन मत लो, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं। वार्षिक आय कितना है? 5,000, और उन्होंने दान कर दिए मान लो 50 रुपए दान किए, कहां? वृद्धाश्रम। प्रधानमंत्री राहत कोष में मानो उन्होंने 50 रुपए जमा किया, तो टोटल, अब जरूरी नहीं सब के सब आएगा, हो सकता है किसी किसी प्रश्न में आपको केवल ये देखने को मिले, हो सकता है आपको ये देखने को मिले, हो सकता है दोनों देखने को मिले, या हो सकता है कोई भी देखने को ना मिले। जरूरी नहीं वो दान करे, वो कब करे ये स्टेप आएगा? जब वो दान करेगा तब। तो मान लो उन्होंने 50 रुपए यहां दान किया, 50 रुपए यहां दान किया, टोटल उन्होंने कितना दान कर दिया? तो उस पर उसको टैक्स नहीं लगेगा। तो उसके लिए अगला जो आएगा वो रहेगा हमारा शेष राशि। बात क्या आया? आया था कितना? कितना उन्होंने दान कर दिया? 100 रुपए उन्होंने क्या कर दिया? दान। अब उसके पास कितना बचा? वही कहलाएगा क्या? शेष राशि। नहीं आया समझ में? वार्षिक आय जो रहेगा उसमें जितना उन्होंने दान किया उसको जोड़कर क्या कर देना है? घटा देना है। तो शेष राशि क्या निकल जाएगा? 5,000 माइनस 100, तो ये कितना आ जाएगा? 4,009। ये अब उसके पास बचा है। कौन सा राशि आ गया हमारे पास? शेष राशि। उसके बाद चौथा आता है कर में छूट योग्य राशि। कर में छूट योग्य राशि, तो इसके अंतर्गत बहुत सारे संस्थाएं रहता है। जैसे आदमी अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन बीमा LIC जानते हो ना, वहां पर सामान्य भविष्य निधि इन सब में पैसा जमा करता है, और जिन पर वो राशि जमा करता है उसमें उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ता। इसीलिए अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए वो किसी किसी संस्था में कुछ पैसा जमा कर दिया रहता है ताकि वो उसके फ्यूचर में काम आए। तो जिस पर वो जिस भी संस्था में राशि जमा करेगा, जितना राशि वो जमा करेगा उस पर भी कर देने की आवश्यकता नहीं होता। तो उस स्थिति में कर में छूट योग्य राशि के अंतर्गत बहुत सारे स्टेप आएगा, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा LIC, या सबसे मेन रहता है सामान्य भविष्य निधि, जो जनरली सभी क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है। सामान्य भविष्य निधि और बहुत सारी चीजें रहेगा, उसको मैं पूरा नहीं लिखवा रहा हूं। अब मान लो LIC में उन्होंने कितना जमा कर दिया? 500। सामान्य भविष्य निधि में कितना जमा कर दिया? 500। क्या बोलो, समझ में आ रहा है? LIC में उन्होंने जमा किया कितना? 500। सामान्य भविष्य निधि में कितना जमा किया? 500।
उन्होंने टोटल कितना जमा कर दिया, उसमें भी उसको कर देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान दे रहे हैं ना, अब कोई कोई संस्था में हम पैसा जमा कर रहे हैं, मतलब उस पर हमको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। तो आप क्या कहोगे, मैंने अपना पूरा का पूरा पैसा जमा कर दिया, मतलब मुझे टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। तो उसके लिए सरकार ने थोड़ा सा क्राइटेरिया रखा है। क्राइटेरिया रखा है कि यदि आप 1 लाख से ज्यादा राशि जमा करते हो, कितना, 1 लाख से ज्यादा, तो उस पर आपको छूट नहीं मिलेगा। 1 लाख से ज्यादा में मान लो 1,10,000 आपने जमा किया, तो उस 10,000 में भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो लिमिटेशन कितना का रहेगा, केवल 1 लाख। कई प्रश्न में मिलेगा आपको कि 1 लाख तक अधिकतम छूट की योग्य राशि ऐसा करके, तो टैक्स कितने में नहीं देना पड़ेगा, केवल 1 लाख। मान लो आपने 1 लाख से ज्यादा जमा कर दिया, तो उस ज्यादा राशि में भी आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। छूट कितने में मिलेगा, केवल और केवल 1 लाख। अब 1 लाख से कम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 लाख से ज्यादा है तो आप केवल 1 लाख को माइनस करोगे, वो क्वेश्चन के आधार पर बता दूंगा। लेकिन अधिकतम छूट कितने में मिलेगा, केवल 1 लाख में। इस बात को ध्यान दे रहे हैं। तो अब इन्होंने मान लो इसके आधार पे 5 रुपए एलआईसी में जमा किया, सामान्य भविष्य निधि में जमा किया, टोटल कितना जमा कर दिया, 1,000। तो इसको हम चौथा स्टेप के रूप में लिख सकते हैं, कुल कर में छूट योग्य राशि, सॉरी 5वां, कुल कर में छूट योग्य राशि। कुल कर में छूट योग्य राशि के लिए यहां पर ऊपर में जितना स्टेप मिला रहेगा, ए बी सी डी जितना भी मिला रहेगा सबको जोड़ेंगे। तो यहां पर हमारे पास कितना मिल गया, 500 प्लस 500 बराबर में कितना जमा हो गया, टोटल 1,000। ये 1,000 राशि ऐसा है जिस पर हमको कर देने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको कहा गया है कुल कर में छूट योग्य राशि। क्या बोला, समझ में आया? तो अब इतने में आपको कर नहीं देना है, और आपके पास अभी कितना राशि था, गलत, 4,900। 5,000 था, 100 रुपए आपने क्या कर दिया, दान। अब आपके पास कितना बचा, समझ आया? तो 4,900 था, इतने में आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तो आपको कितने में टैक्स देना है, इसको हम कहते हैं छठवां स्टेप, कर योग्य राशि। कर योग्य राशि, तो कर योग्य राशि कौन रहेगा, आपका इनकम के लिए अभी आपके पास कितना राशि बचा है, 4,900। इतने में आपको टैक्स नहीं देना है, तो आपको कितने में टैक्स देना है वो निकालने के लिए 4,900 में आप घटा दोगे किसको, 1,000। तो आपको कितने में टैक्स देना पड़ेगा, 3,900। ये क्या हमारा कर योग्य राशि। अगला स्टेप जो रहता है वो रहता है हमारा 7वां, आयकर की गणना। आयकर की गणना ये मेन है, जो आप बहुत बड़े डिब्बे दिख रहे हैं ना आपको, वो है आयकर की गणना के लिए सारणी। वहां पर आपको दिया जाएगा 1,50,000 तक 0%, या 2,50,000 तक 0%, फिर 2,50,000 से 5 लाख तक 10%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ऊपर में 30%। वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो, आपको वो प्रश्न में दिया रहेगा। तो वही स्टेप इसके अंतर्गत आएगा, आयकर की गणना के अंतर्गत वो जो क्वेश्चन में दिया है ना, ए बी सी, ये सब चीजें किसके अंतर्गत आएगा, आयकर की गणना। ठीक, अब आयकर की गणना करेंगे, और कर के रूप में मान लो आपको मिला राशि, सपोज 1,000 रुपए मिला, कर के रूप में कितना रुपए मिला, 1,000। टेंशन ना लो, पहले इसको करोगे ना तो समझ में आएगा। अभी आपको तो लग रहा होगा कि क्या है ये, कैसा है, क्वेश्चन जब करेंगे ना तो सब समझ में आएगा। पहले स्टेप बाय स्टेप उसको सुन लो, है क्या ये, क्योंकि अब ऐसा नहीं है, सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन नहीं है कि पहला स्टेप के बाद आपको मान लो दूसरा याद नहीं आ रहा तो चौथा को लिख दे, चौथा याद नहीं आ रहा तो छठवा बाद फिर दूसरा, ऐसा नहीं, ये स्टेप बाय स्टेप। पहला वार्षिक आय ही रखना है, दूसरा दान की गई राशि रखना है, ये स्टेप बाय स्टेप रहेगा। और ऐसा भी नहीं है कि याद नहीं हो पाएगा, याद करना भी नहीं है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देखना ये स्टेप ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलो, आयकर के रूप में कितना रुपया है, मान लो 1,000। ये क्या है हमारा, टैक्स की राशि कितना, 1,000। तो उसके जस्ट बाद हमको मिलता है शिक्षा उपकर। शिक्षा उपकर, शिक्षा उपकर सरकार ने ये किया है कि कोई व्यक्ति से यदि बोले, जो अमीर है उससे यदि बोले कि आप शिक्षा के लिए चलो 500 रुपए दो, तो नहीं देंगे। मेरा क्या है भाई, मैं क्यों दूं, लेकिन आप उसे बिना मांगे आप पैसा भी दे रहे हो, उसका उपाय उन्होंने ये ढूंढा कि जितना भी आप टैक्स की राशि दोगे, जितना भी टैक्स की राशि,
आपके पास टोटल इनकम है उससे मतलब नहीं, जितना रुपए आप टैक्स के रूप में राशि दे रहे हो उसका 3% आपको शिक्षा के लिए देना पड़ेगा। किसका 3%? आयकर का जो राशि है या टैक्स की राशि आपको याद नहीं रखना, आयकर का या कर की जो राशि है उसका कितना प्रतिशत? 3%। 1% नीचे वाले क्लास के लिए, 2% ऊपर वाले क्लास, मतलब टोटल कितना प्रतिशत? 3। तो शिक्षा ऊपर जो रहता है कुल कर का कितना प्रतिशत? 3%। मतलब आपने मान लो कुल कर की राशि कितना प्राप्त किया है? 1000। तो इस 1000 का कितना प्रतिशत देना पड़ेगा? 3। तो निकालते कैसे फिर इसको? 1000 का 3% मतलब बटा में 100, 0 0 0 0 कटा, क्या आया? 3 एकम 3, 30 रुपए। ये क्या है हमारा? 30 रुपए जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारा? शिक्षा ऊपर। कर के रूप में आपको कितना देना है? शिक्षा उपकर के रूप में कितना देना है? तो अगला स्टेप आएगा कुल देय राशि। 9वां स्टेप आपका क्या आएगा? कुल देय राशि। तो देना था कितना? 1000। शिक्षा उपकर के रूप में कितना निकल गया? 30। टोटल कितना देना पड़ेगा? 1030। ये क्या रहेगा? कुल देय राशि। अब बात ऐसा होता है कभी कभी लोगों को ना एक साथ 1030 रुपए दो ऐसा करके बोलेंगे तो बहुत ज्यादा लगता है, तो वो क्या करता है, पहले से उनको थोड़ा सा आइडिया रहता है भाई हाँ मेरा टैक्स जो है 1000 रुपए होने वाला है, तो हर महीना ना 50-50 रुपए जमा करना शुरू कर देता है। कितना रुपए? मान लो उन्होंने 10 महीने तक 50-50 रुपए जमा किया। कितने महीने तक? तो उन्होंने कितना जमा कर डाला? 500 जमा कर डाला। देना कितना था उसको अंतिम में? 1030। और जमा कितना हो गया? 500। तो अंतिम मान उनको कितना देना पड़ेगा ना? हाँ 530 बता दिए। तो इस 1030 में जितना उन्होंने जमा कर दिया उसको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। वो कब की स्थिति में रहेगा? जब वो कुछ राशि कुछ महीने तक जमा कर लिया रहेगा तब। और कुछ भी नहीं किया तो डायरेक्टली ये जो है वही हो जाएगा हमारा आंसर। क्या क्या बोला, समझ में आया? सबसे शुरुआत में क्या रहेगा? वार्षिक आय। दूसरा दान की गई राशि। मान लो उन्होंने दान ही नहीं किया, 1 भी रुपए दान ही नहीं किया, तो आपको ये दोनों स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप वार्षिक आय के बाद डायरेक्टली किससे शुरुआत करोगे? कर में छूट गया, कोई चाहता मत लिख देना। पहला के बाद दोनों स्टेप छूट गया तो क्या बन जाएगा हमारा? दूसरा। समझ आया? तो ये स्टेप को आप लिख लो, उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि बनाना कैसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, चलो बताओ पहला। चल अर्जी एकदम आराम से पढ़। अर्जी अरे लास्ट पे मत पढ़ना ना, मैं बता रहा हूं वहां तक पढ़ो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रधानमंत्री राहत कोष जो 10% में 20,000 रुपए तथा एक वृद्धाश्रम में 12,000 रुपए जिसका 50% का दान करता है। इसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना कीजिए। सभी बचत 1 लाख रुपए तक पर उपलब्ध है। प्रश्न की लंबाई को देखकर आप आधा दूरा पढ़ के क्वेश्चन को बनाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। प्रश्न को शुरू से अंतिम तक पढ़ोगे, ठीक है? जिस टाइम में पढ़ रहे हो उस टाइम भाषण यदि मारोगे तो प्रश्न समझ में नहीं आएगा। इस बात को थोड़ा भेजे में बात घुसाओ। अभी मैं पूछूं वार्षिक आय कितना है तो होश गायब हो जाएगा। पढ़ रहे हो उस टाइम तुम लोगों को टाइम पास करना है। तो सबसे शुरुआत वाला काम जो है वो रहेगा हमारा वार्षिक आय। किसके लिए नाम दिया है क्या? देखो, नहीं नाम कोई नाम नहीं है। शासकीय कर्मचारी वित्तीय वर्ष, इसको जरूर लिखना है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय
शासकीय कर्मचारी का वार्षिक आय, बताओ कितना है वार्षिक आय? 4 लाख। जिंदगी में कभी पैसा नहीं देखा हूं, इतने का क्वेश्चन बना रहा हूं, बताओ। 4,10,000 रुपए। वो भी तो नहीं मिलता, शासकीय लोगों को मिलता है। मैं लोन के लिए गया था एक बार, मिलता नहीं सबको। मैं सोचे 50-60 लाख लोन लेकर एक आध। अरे चुप रहे। दूसरा, पहला प्रश्न, तेरा दिमाग खराब है, तभी पूरे क्लास को दिया था मिठाई। कैसे बात करती है भाई? लेके आ गए मिठाई तुम लोगों को? अरे भाई इतना झूठ बोलते इन लोग। 5 तो तुम लोग खिलाओगे कि मैं? मेरे लिए रहन दो, मुझे चाहिए ही नहीं भाई। आप लोग ज्वाइन नहीं किए थे उस टाइम, तुम लोग थे। छोड़ो, इधर देखो। अरे मेरे को बोल रहे हो? अरे यार चलो देखो प्रश्न नंबर, देखो कहाँ जा रहा है क्वेश्चन। अरे बस रे भाई, बस हो गया, बहुत बेइज्जती। इधर सुन, शासकीय कर्मचारी की वार्षिक, अरे 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 पहले अच्छे से डिस्कस करो, उसके बाद क्वेश्चन चलेंगे। क्योंकि शुरू से अंतिम तक आपको इसको ध्यान देना है भाई। हाँ चलो, नहीं प्रश्न देख, शासकीय कर्मचारी की वार्षिक का पहला वाला स्टेप खत्म, स्टेप बाय स्टेप उसको देख ले रहा हूं। पहला स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आता है, वो क्या है हमारा? दान की गई राशि। दान की गई राशि के अंतर्गत पहला है प्रधानमंत्री राहत कोष, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम। इनमें से कोई भी प्रश्न में आया है क्या? अच्छे से देखो। नहीं, सामान्य भविष्य निधि तो कर में छुट्टी होगी, राशि में चला जाएगा। दान की गई राशि के अंतर्गत क्या क्या चीजें मैं लिखाया हूं? प्रधानमंत्री राहत कोष आया है, और क्या आया है? वृद्धाश्रम ना। पहला काम, दान की गई राशि, दान की गई राशि पहला किसमें दान किया है? प्रधानमंत्री राहत कोष। कितना दान किए हैं? ना, जो राशि 20,000 का 100% बोला है। 100% जमा किया, 100%। कितना जमा किया है? 20,000 रुपए। अब 100% का मतलब ये है कि ये जो 20,000 का राशि जमा की, इसके 20,000 के 20,000 में टोटल छूट मिलेगा। मतलब आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जब इसमें बोला जाता मान लो 50%, 50%, तो जो राशि दिया है उसका 50% आप निकालते हैं। जैसे 20,000 दिया है तो उसका आधा निकालते हैं। कितने निकालते हैं? 10,000। क्या बोला समझ में आया? लेकिन 100% है तो जो करते हो उसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं समझा रहा हूं उसको समझो, वरना ना लात से लगाऊंगा तुम लोगों को। टाइम पास कर रहे हो, जब बोल रहा हूं इसको ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। क्वेश्चन की लंबाई बहुत बड़ी है, आपका ध्यान थोड़ा सा इधर उधर गया तो नहीं बना पाओगे आप इसको। टाइम पास किए जा रहे हो। दूसरा, और कहां जमा किए? वृद्धाश्रम। देखो अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम क्या है? वृद्धाश्रम में कितना जमा किए हैं? लेकिन उसका 50% बोला है। 12,000 का 50% कर्म। कहने का मतलब अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, क्या बोले? वृद्धाश्रम 12,000 का कितना प्रतिशत? तो 12,000 का 50%। मतलब आप सीधे दिमाग से सोच सकते हो, 12,000 का 50% मतलब आधा। कितना हो जाएगा? 6,000 रुपए।
अब निकालना है, मान लो आप इसको 50% निकालना चाहते हो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। 12,000 गुणा 50/100, 0 से 0 कट जाएगा। 12 पंचे 60, 1 0। अच्छा, इसमें 1 0 कम हो गया ना। 12 पंचे 60, यहाँ पर का 2 0, कितना हो जाएगा? 6,000। चाहो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली आप 6,000 लिख सकते हो। क्या बोला, समझ में आया? अब उन्होंने दान जो किया, अब एक बात ध्यान देना ना, दान उन्होंने कितने रुपए का किया? 20,000। और कितने का किया? 12,000। लेकिन 12,000 में केवल कितने % में छूट मिलेगा? 50%। मतलब उसका 50% कितना निकल गया? तो दान की गई राशि के अंदर ये दोनों आएगा। 12,000 बल्कि वो दान कर रहे हैं, लेकिन उसके 50% में छूट मिल रहा, मतलब इन दोनों को हम काउंट करके चलेंगे। तो कुल दान की राशि चाहो तो एक निकाल लो सीधा, टोटल कितना आ जाएगा? ये 26,000 रुपए। ये किसके अंतर्गत आ गया? दान की गई राशि है। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है तीसरा, वो क्या आता है? शेष राशि। क्या करेंगे? हमारे पास इनकम टोटल कितना है? 4,10,000। दान की गई राशि के अंतर्गत कौन आया? 26,000। तो शेष राशि कैसे निकलता है? टोटल 4,10,000 में किसको हटाएंगे? 26,000 रुपए। यदि आपको दिक्कत होगा इसको घटाने में तो बिल्कुल शर्माना नहीं, एकदम फ्री होकर इधर लिख लेना ऐसे। समझ आ रहा है ना? 0 0 0 6 2। मुझे तो घटाने नहीं आता भैया, मैं इसीलिए ऐसे कर रहा हूं। ऐसे वाला में दिक्कत होता है मेरे को। जब मुझे दिक्कत हो सकता है तो आप लोगों को क्यों नहीं होगा? तो शर्माना बिल्कुल मत, ऐसे ऊपर नीचे करके आप सॉल्व कर लेना। चलो, 0 से 0 घटाओ ना, घटता है, घटाना नहीं है, घटाना है। कट गया, ये हो गया 10, 10 में 6 घटा 4, ये हो गया 10, 10 में 2 घटा 8, 0 वालों ये कितना आ गया? 3,84,000। अब हमारे पास कितना राशि बचा है? 3,84,000 रुपए। ये हमारा शेष राशि है। समझ आया? अगला स्टेप हमारा क्या कहता है बताओ? कर योग्य राशि, सॉरी, कर में छूट योग्य राशि। कर में छूट योग्य राशि ये हमारा रहता है। कोई संस्था जहां जमा करते हैं, जैसे कि क्या बोले थे, सामान्य भविष्य निधि, जीवन बीमा प्रीमियम, ये सब क्या है? जहां पर हमको कर नहीं लगता, इसीलिए बोला गया इसको कर में छूट योग्य राशि। तो पहला, इसके तरफ पहला कौन आ गया? देखो, सामान्य भविष्य निधि। सामान्य भविष्य निधि कितना जमा किए हैं? हाँ, अच्छे से पढ़ो। 4,000 रुपए प्रति माह। एक माह में कितना जमा कर रहा है? तो एक साल में कितना जमा करेगा? क्या किए? किससे गुणा किए? इसमें जितना भी आपको प्रश्न मिलेगा सबको वार्षिक में बदलना है। तो 4,000 रुपए वो जमा करता है प्रति माह, इसलिए इसको गुणा कर दे किससे? 12 से। तो 12 से 48,000। सामान्य भविष्य निधि में कितना जमा किए उन्होंने? 48,000। 48,000 कैसा है, समझ में आया? ये 4,000 जो कैसा है? प्रति माह। मान लो कहता है 4,000 प्रति 6 माह में जमा करता है, प्रति 6 माह में। तब क्या करते हैं आप? 4,000 गुना कितना करते? 2। क्योंकि वार्षिक बनाने के लिए आप इससे प्रति 6 माह में जमा करेंगे करके बोलेंगे तो हर 6 माह में नहीं, एक 6 माह फिर अगला 6 माह, तो कितने बार जमा करेगा? 2 बार। तो किससे गुणा करेंगे? 2 से। प्रति 3 माह में जमा करते हैं, तब किसे गुणा करेंगे? 4 से गुणा करेंगे। 3 माह 3 माह 3 माह और 3 माह। एक वर्ष में कितने बार 3 माह आएगा? 4 बार। ये बात को थोड़ा समझो मैं क्या कह रहा हूं। आपको राशि को क्या बनाना है? वार्षिक। तिमाही बोलेगा तो किसे गुणा करना है? 4 से। 6 माही बोलेगा तो किसे गुणा करना है? 2 से। और प्रति माह बोलेंगे तो पूरा 12 से। ये 12 से। अगला प्रश्न, सॉरी अगला स्टेप क्या है? और कहां जमा कर रहा है? राष्ट्रीय बचत पत्र। ठीक, कितने का खरीदा? राष्ट्रीय बचत पत्र
कितना का खरीदा, वो वार्षिक दिया हो या मत दिया हो, वो सीधा वार्षिक के अंतर्गत ही आएगा। ये वाला स्टेप छूट जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पर लिखो कितना हजार, 25,000 रुपए। और कुछ जमा किए हैं, जीवन बीमा भी है ना, देखो वो भी है, बताओ कितना है जीवन बीमा प्रीमियम। कितना जमा किए उसमें, 24,000। डायरेक्टली यहां ले आओ, 24,000 रुपए। और कहीं जमा हुआ है, और कुछ भी नहीं दिया ना। अब पढ़ लो अच्छे से, देख लो। राष्ट्रीय बचत पत्र हो गया, उसमें ये बोला है अधिकतम कर में छूट योग्य राशि कितना रहेगा, 1 लाख तक, ऐसा होगा वो नहीं है। अब चलो इधर ही है मेन, 5वां कुल कर में छूट योग्य राशि, छूट योग्य राशि कितना रुपए उन्होंने जमा किया, ध्यान दो। इस राशि को भी जमा किए, इसको भी जमा किए, इसको भी जमा किए, मतलब टोटल कितना में छूट मिलेगा उसको निकालने के लिए इन तीनों को जोड़ेंगे। चलो जोड़िए इसको, 0 0 0, 8 5 13, 13 4 17, 17 का 7 बच गया 1, 1 4 5, 5 4 9, 97,000 रुपए ऐसा है जिसमें उसको कर देने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है, कुल कर में छूट योग्य राशि। अब अगला स्टेप क्या कहता है, कर योग्य राशि कैसे निकलता है, कर योग्य राशि बताओ तो। हमारे पास टोटल इनकम जो था उसमें से शेष कितना बचा है, 3,84,000। इसमें किसको हटाएंगे, 97,000। तो कर योग्य राशि क्या निकल जाएगा, 3,84,000 माइनस में क्या हो जाएगा, 97,000 बराबर। फिर से वही घटाना है, हमको तो घटाने आता नहीं है। 3,84,000 में किसको हटाएंगे, 97,000। चलो घटाओ, 0 0 0, 14 में 7 घटा 7, ये हो गया कितना, 17, 17 में 9 घटा 8, ये हो गया 2, 2,87,000, 2,87,000। ये वो राशि जिस पर हमको क्या करना है, आयकर की गणना। अब देखो जो आपको बहुत बड़ा खंड दिखाई दे रहा है वो अगला स्टेप जो आया है 7वां, ये होता है हमारा आयकर की गणना। पहला स्टेप क्या दिया, देखो खंड जो बना है ना टेबल सारणी रे, उसमें पहला में क्या दिया देखो, हाँ कर योग्य सीमा में ए बी सी करके ऐसे दिया, 2,50,000 तक 0%, 2,50,000 से 5 लाख तक 10%, कि 1,50,000 है, क्या है 5%, और 2 लाख से 5 लाख, ठीक। हाँ हाँ, एक सुनो अब इधर पहला स्टेप में कितना दिया है, 2 लाख से या जो 2 लाख तक 0%। पहला स्टेप में क्या आ गया, 2 लाख तक, कितना प्रतिशत, 0। बी 2 लाख 1 से, एक को इसलिए लिखा जाता है ताकि दोनों स्टेप एकदम बराबर ना हो, घटाने के टाइम आपको एक की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ध्यान दिया रहे, ठीक है। 2 लाख रुपए से 5 लाख, 5 लाख रुपए तक कितना प्रतिशत, 10%। अब यहां से बात समझो, हमारे पास जो राशि है जिसमें हमको कर याद करना है या कर देना है वो कितना है, 2,87,000। पहला स्टेप में आपको 0% कर देना है। यदि आपका आयकर या आपका इनकम, आयकर नहीं, आपका यदि इनकम कितना रुपया रहता है, केवल 2 लाख रुपए तक, मतलब आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही आपको पता चला कि यार हमारे पास तो 2,87,000 है, और वो किसके बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में, किनके बीच में, 2 लाख से 5 लाख के बीच में भी आता है, तो हमको कितना प्रतिशत कर देना पड़ेगा, 10। अब यहां पर के स्टेप को समझने में क्या कहा, यदि हमारा राशि इन दोनों के बीच में आ गया, कितना, यदि हमारा राशि हमारे पास कितना है, 2,87,000,
और हमारा स्टेप क्या कह रहा है, 2 लाख से लेके 5 लाख के बीच में यदि राशि है तो कितना देना पड़ेगा, 10%। तो यदि हमारा राशि दोनों के बीच में आया तो अपने राशि में पहले राशि को घटाकर उसका निकालेंगे 10%। कब, जब इन दोनों के बीच में हमारा राशि आ जाएगा तब। और यदि नहीं आया, सपोज नहीं आया, तो अगला में पिछला को घटाकर उसका 10% निकालेंगे और आगे वाले स्टेप में बढ़ जाएंगे। क्या पूरा बात समझ में आया? क्या ध्यान देना है, हमारे पास जो राशि है वो क्या इन दोनों के बीच में आ रहा है, कि नहीं आ रहा है? और आएगा तो क्या करेंगे, अपने राशि में पहले वाले राशि को घटाकर उसका 10%। कब, जब दोनों के बीच में हमारा राशि आ जाएगा तब। और मान लो नहीं आया तो क्या करेंगे, अगले वाले में मतलब दूसरे राशि में पहले राशि को घटाकर उसका 10% निकालेंगे और अगले स्टेप में चले जाएंगे। लेकिन हमको अगले स्टेप में जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास कितना है, 2,87,000। ये राशि इन दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो अपने राशि में पहले राशि को घटाकर उसका कितना प्रतिशत निकालेंगे, 10। कब, जब ये राशि इन दोनों के बीच में आएगा तब। मान लो यहां पर हमको मिल जाता 6 लाख रुपए, कितना मिल जाता, 6 लाख। तो 6 लाख इन दोनों के बीच में आता क्या, तो उस स्थिति में क्या करते, अगले वाले में पिछले वाले को घटाकर उसका 10%, फिर अगला स्टेप में जाते हैं। अब अगला स्टेप क्या कहता है, 5 लाख से 10 लाख। अब उन दोनों के बीच में हमारा राशि आता कि नहीं आता, तब क्या करते, हमारे राशि में उस स्टेप का पहला राशि मतलब कौन सा, 5 लाख को घटाते हैं। तो आपको तब तक आगे बढ़ते रहना है जब तक आपका राशि यूज ना हो जाए। तो हमने देखा हमारा राशि जो है पहले वाले स्टेप में ही आ गया, तो हमको और आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करेंगे, हमारा राशि 2,87,000 में किसको घटाएंगे, पहला राशि मतलब किसको, 2 लाख को। एक को लिखना नहीं है, मैं बोला था ना, एक को लिखने की आवश्यकता नहीं है। 2,87,000 में 2 लाख को घटाकर इसका कितना प्रतिशत निकालना है, 10। चलो 2,87,000 में 2 लाख घटाएंगे तो कितना आएगा, 87,000 का मतलब गुणा 10/100, 0 0 0 0 कट गया, कितना आया, 8700। ये हमको मिल गया क्या, कर की राशि। और आगे जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके पास अब राशि नहीं बचा है। तो हमारे पास कर के लिए जो राशि मिला वो कितना है, 8,700। इसको हम कहते हैं कर की राशि, कर की राशि या कुल कर की राशि लिख सकते हो आप। कुल कर की राशि हमारे पास कितना मिला, 8700 रुपए। अब मैं आपको अगला स्टेप क्या बताया था, देखो 9वां स्टेप, शिक्षा उपकर पहले होगा, उसके पहले क्या है, शिक्षा उपकर। शिक्षा उपकर के लिए क्या बताया था बताओ, कुल कर की जो राशि रहेगा उसका कितना प्रतिशत, 3। तो हमारे पास यहाँ पर कुल कर की राशि कितना निकला है, 8,700। तो इस राशि का मतलब 8,700 का कितना प्रतिशत, 3। निकालो इसका 3%, 8,700 गुणा 3/100, 0 0 0 0 करेगा, 3 7 21 का 1, 3 8 24 और 2 261 रुपए। ये क्या है हमारा, शिक्षा उपकर। अब एक बात समझो, हमको कर के रूप में कितना देना है, 8,700 और शिक्षा उपकर के रूप में कितना देना है, 261। तो 10वां स्टेप जो रहेगा वो क्या रहेगा, कुल देय कर या कुल देय राशि, कुल देय राशि। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, किनको किनको, 8,700 प्लस 261, 0 1 को 1, 0 6 का 6, 7 2 9, यहां पर का 8, 8,961 रुपए। ये रहेगा हमारा आंसर। क्या 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 कुछ समझ में आया? शिक्षा उपकर 2% और 1% दिया है ना, तो 2% और 1% मिला के कितना परसेंट हुआ, तो उसको अलग अलग ना निकाल के सीधा एक ही बार निकालो, कितना परसेंट, 3%। ठीक, वो अलग अलग नहीं करना है। अब आप ना इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना, स्टेप बाय स्टेप ट्राई करो, एक क्वेश्चन आपसे इजीली बनेगा, एक बार ट्राई करना उसको जरूर। ठीक है, क्वेश्चन देख